गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो असाइनमेंट आज आपको यानी 22 अप्रैल को आपको मिला था, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही असाइनमेंट का काफ़ी बच्चों ने पूछा है कि ये समझ में नहीं आ रहा, तो वो उसके लिए टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बेसिक मैं इस टॉपिक के बारे में बता देता हूँ आपको, ताकि पता चल जाए कि वो क्वेश्चन कैसे करना है। तो देख लेते हैं। पहले है आपका डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। तो ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक्स इज जस्ट लाइक ए इंसुलेटर। एक मटेरियल जो एक इंसुलेटर की तरह ही होता है, बट व्हेन इट इज placed in external electric field, then charge is induced on its opposite ends is equal and opposite. That's why its electric field is also zero. Means इसके ये आपका अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करता। ये मान के चलिए कि ये भी एक इंसुलेटर ही है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, इनके दो पार्ट हैं आपके। ये दो तरह के हो सकते हैं, पोलर सब्सटेंसेस हो सकते हैं और नॉन पोलर सब्सटेंसेस हो सकते हैं। नाम से पता चल रहा है पोलर। पोलर मीन जहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट हो जाए। तो पोलर सब्सटेंसेस में आपके जो पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके सेंटर ऑफ मास आपस में कंसाइन नहीं करते। क्या कंसाइन नहीं करते? पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर ऑफ मास। या हम ये कह सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स के साइज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए इनके सेंटर ऑफ मास कंसाइन नहीं करते। और ऐसे ही सब्सटेंसेस को पोलर सब्सटेंसेस बोला जाता है। एग्जांपल HCl, H2O, NH3, CO2 एटसेट्रा। अब आता है what happened when these polar substances are placed in external electric field। क्या होगा अगर इन पोलर सब्सटेंसेस को या पोलर डाइलेक्ट्रिक को किस में रख दें? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पहले मैंने एक कंडीशन ले रखी है कि इनिशियली ये आपका कैसा होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोलर है, आपका डाइपोल मोमेंट इसमें है, यानी ये जो आपके एरो दिखा रहे हैं हम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपका डाइपोल मोमेंट है। लेकिन इस कंप्लीट का अगर मैं सम करूं तो नेट डाइपोल मोमेंट आपका क्या रहा है? जीरो। व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यानी ऐसी जगह पर रखा है जहां पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वहां पे डाइपोल मोमेंट जीरो। नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। लेकिन अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है, लेकिन कंप्लीट सब्सटेंस में क्या हो रहा है? जीरो। अगर मैं इस पोलर सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, मैंने मान लिया कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, जिसकी डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। इस तरह से इसकी डायरेक्शन, ये एरो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। Then all molecules are aligned in the direction of external electric field, and the net dipole moment having some value and its direction is along external electric field। तो इसके डाइपोल मोमेंट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, नेट वैल्यू होगी, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी? जहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे उसकी डायरेक्शन। नेक्स्ट है आपका नॉन पोलर सब्सटेंसेस और डाइलेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे आपका क्या होता है नॉन पोलर में? द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मॉलिक्यूल्स आर कंसाइंड ईच अदर। जो पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से कंसाइंड कर जाते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं N2O2, H2, CO2, मीथेन वगैरह जो भी है वो इसमें आते हैं। एल्कोहल है वो इसमें आती है। तो एल्कोहल पोलर में और मीथेन इसमें। तो देखिए यहाँ पे ये आपका कोई नॉन पोलर सब्सटेंस है जहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिया है जीरो,
तो उस टाइम पे इसका ये कंडीशन होती है, इट मींस देयर इज नॉट एनी इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल्स का कोई इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है नहीं। इंडिविजुअल यानी नेट भी जीरो है और इंडिविजुअल भी आपका जीरो है। बट व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज experiences a force that is equal to Q into E. F is equal to EQ. इतना चार्ज ये एक्सपीरियंस, इतना फोर्स ये आपका क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इन दिस साइड एंड ऑन नेगेटिव इज इन दिस साइड। अब देखिए जैसे ही आपका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हो इधर से उस साइड में चला गया और नेगेटिव इस साइड में। इट मींस देयर इज सम गैप इज क्रिएटेड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप क्रिएट हो गया। अब बात आती है कि फोर्स कब तक लगा रहेगा, यानी कितनी देर तक एक दूसरे से दूर जाते रहेंगे। ये तब तक जाते रहेंगे जब तक इनका इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, समझते हो ना, रिस्टोरिंग फोर्स 11th क्लास में पढ़ा था। जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स दैट इज QE के बराबर ना हो जाए, तब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनका गैप है ये बढ़ता रहेगा। इट मींस इट इज जस्ट लाइक ए नॉन पोलर। ये क्या बन गया आपका, नॉन पोलर बन गया। इट मींस व्हेन ए नॉन पोलर सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट बिहेव्स लाइक ए पोलर मॉलिक्यूल। किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लग जाता है। और ये कब तक रहेगा, जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहेगा। यानी एक नॉन पोलर सब्सटेंस को जब तक हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब तक वो पोलर रहेगा, और जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हटाया वो दोबारा से नॉन पोलर बन जाएगा। यहाँ पे आपकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, जिसको किस नाम से जानते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, एंड विच इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो आपका असाइनमेंट मैंने आज दिया था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था असाइनमेंट नंबर 7, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंपेयर इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट and specimen dipole moment for H2O molecule and O2 molecule when placed in, first है absence of an external electric field और second है presence of an external electric field। तो पहले यहाँ तक कर लेते हैं, आगे देखेंगे बाद में। तो अभी अभी आपने पढ़ा था कि इनमें से जो O2 है और H2O में से एक तो पोलर है, एक है नॉन पोलर। तो H2O क्या था, पोलर। तो पहले पार्ट का जो आंसर आप लिखोगे तो H2O आपका मैं लिख देता हूं, यहाँ पे क्या है, पोलर है, और जो आपका O2 है ये क्या था आपका, नॉन पोलर। ये तो क्लियर है। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने एग्जाम्पल देखे थे, H2O वहां पे मैंने बताया था पोलर और O2 यहाँ पे नॉन पोलर। तो वही एक्सप्लेनेशन जो आपकी पोलर और नॉन पोलर की होनी है वो पोलर वाली H2O में दे देनी है, नॉन पोलर वाली O2 में दे देनी है। मैं एक बार बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, आपको सुनना है अच्छे तरीके से। देखिए पहला है अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले मैं H2O के बारे में बता रहा हूँ। H2O is a polar molecule. We know that for individual particle there is some net dipole moment which is from negative to positive, but for the specimen the net dipole moment will be zero because the dipole moment of individual particle is in random। वो randomly होता है, पिछले डायग्राम में आपको बताया था। उसके बाद है आपका O2। O2 आपका क्या है, नॉन पोलर। O2 आपका क्या है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में क्या होता है,
थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। ये आपका क्या होता है, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स या चार्जेस आपस में कंसाइंड होते हैं, सेंटर ऑफ मास कंसाइंड होते हैं। इट मींस इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो और स्पेसिमेन का भी जीरो होता है। बट व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इसमें स्पेसिमेन का भी इंडिविजुअल का भी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हुए, जीरो हुए। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट इसका, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो इसके सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, स्पेसिमेन के अलाइन हो जाएंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एंड हैविंग सम नेट डाइपोल मोमेंट। उसके बाद O2 की बात करें तो O2 में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में गैप बढ़ेगा। दे आर स्ट्रेच्ड एंड बिहेव्स लाइक ए पोलर मॉलिक्यूल एंड हैविंग सम नेट डाइपोल मोमेंट दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। उस डायरेक्शन इज आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां तक का क्वेश्चन आपका हो गया, जो थ्योरेटिकल था बिल्कुल ही आपका। नेक्स्ट इसका पार्ट है, गिवन टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ एरिया ए एंड चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव सिग्मा एंड नेगेटिव सिग्मा, यानी इसके लिए मैं मान लूं पॉजिटिव और इसके लिए मैं मान लूं नेगेटिव। उसके बाद दे रखा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट K एंड ए कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस D each are inserted in between them as shown in figure। ये फिगर आपका गिवन है जिसमें ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। देखिए यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है कि ये वो सिचुएशन है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया, करने के बाद बैटरी को हटा दिया गया। बैटरी को हटाने के बाद इसमें कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी। ये कंडीशन है, इसकी डायग्राम से ही पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कनेक्ट है नहीं। अगर कनेक्ट होता तो कंडीशन बदल जाती। अब देखिए और एक चीज और गिवन है, ये गैप D, ये गैप D, ये भी D, ये भी D, ये भी D। कितने D हुए, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हुए, 5। ये आपका इसके बीच में फर्स्ट, ये सेकंड D, ये आपका 3D, ये आपका 4 और ये आपका 5D। इस तरह से मैंने एक्स एक्सिस पे इनकी लेंथ को भी डिफाइन कर दिया है, क्योंकि वो यूज हो रही है यहाँ पे। उसके बाद देखिए फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देना बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वी नो दैट V इज इक्वल टू E नोट D। यस और नो? यहाँ पे क्या हो गया आपका E नोट D, यहाँ पे क्या होगा E नोट बाई K इंटू D। यहाँ पे फिर दोबारा क्या हो जाएगा E नोट D। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, इतना इधर और इतना ही उधर, और यहाँ पे आपका फिर क्या हो जाएगा E नोट D। इन सभी का सम कर देंगे तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। V इज इक्वल टू E नोट D प्लस E नोट बाई K इंटू D प्लस E नोट D प्लस 0 और प्लस E नोट D। हो गया, इसको आप सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने इसको सोल्व कर दिया है। उसके बाद देखिए प्लॉट E वर्सेस X ग्राफ, E वर्सेस X ग्राफ। ये लो, ये आपका इधर मैं ले लेता हूं X और इधर ले लेता हूं E। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि X की वैल्यू 0 से शुरू करनी है प्लेट पॉजिटिव के लिए, और कहां तक लेके जानी, नेगेटिव 5 नंबर पे आ रही है। यानी ये जो नंबरिंग दी है मैंने इस हिसाब से इसको शो करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे दे रहा हूं 1D, ये दे रहा हूं मैं 2D, ये दे रहा हूं मैं 3D, ये आपका 4D, और इधर आगे आपका मैं दे रहा हूं 5D। इस तरह से ये मैंने इनको 1D 2D 3D 4D और 5D एक्स एक्सिस पे लिए हैं। तो अब मैं शो कर रहा हूं, देखिए पहले पे क्या है, मैक्सिमम E नोट की वैल्यू मैक्सिमम है, तो मैं इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ E नोट की वैल्यू। उसके बाद E नोट बाई K, ये वैल्यू कम हुई है आपकी, तो मैं मान लेता हूँ कि सपोज ये यहाँ पे आपकी एग्जिस्ट करेगी
कहाँ पे, इस जगह पे ये आपकी एग्जिस्ट करेगी ई नोट बाई के। उसके बाद 3D पे क्या है आपका 1 2 3, 3 पे फिर दोबारा मैक्सिमम हो गया है आपका, ये आपका फिर दोबारा मैक्सिमम हो गया है। उसके बाद 4D पे 0 हो गया है तो यहाँ पे शो करेंगे, और उसके बाद 5D पे फिर दोबारा मैक्सिमम हो गया है आपका, यहाँ पे शो करेंगे। तो ये आपका ई वर्सेज एक्स ग्राफ हो गया अकॉर्डिंग टू जो आपका ये गिवन था। ये आपका मैंने ई नोट मानना है, तो ये जो पॉइंट है ये ई नोट बाई के मानना है। तो ये था आपका क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, शायद क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम रहनी नहीं चाहिए, अगर आपका पोलर और नॉन पोलर नहीं थोड़ा बहुत दिक्कत रह जाए तो उसकी डिटेल स्टडी मैंने आज ये 5-7 मिनट में आपको पोलर नॉन पोलर समझा दिया, लेकिन 2 या 3 दिन पहले वीडियो में बताया था कि कम से कम 1 घंटा लगेगा आपको उसको समझने में। तो थोड़ी बहुत मैंने उसका केवल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया है, एक्चुअल में 1 घंटा ही लगेगा। तो कभी आपके जब क्लास शुरू हो जाएंगी उस टाइम पे इस टॉपिक को मैं रिपीट करवा दूंगा क्लास में, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा डिटेल में आप क्लास में ही पढ़ पाओगे, इतनी ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बन पाएगी।